मैकेनिज्म हम वहाँ डिस्कस करके आए हैं, तो उसी का मैकेनिज्म 2 अगर देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमने क्या देखना है, इस मैकेनिज्म को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं। पिछले जो हम एक मैकेनिज्म देख के आए हैं फिशर ट्रॉफ रिएक्शन का। फिशर ट्रॉफ रिएक्शन की अगर आप ये वाली डायग्राम देखते हैं तो इसमें अगर आप देखें कि हाँ जी, इस ये जो डायग्राम आपके सामने शो हो रही है, ग्राफिक डिस्प्ले हो रही है, इसमें हमने क्या कहा है कि ये वाला जो है वो हमारा मेटल का कैटलिस्ट है। तो मेटल ट्रांजिशन मेटल का कैटलिस्ट है, जिसके साथ आके क्या अटैच हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ अटैच हुआ है। देन हमने क्या कहा कि ये जो मैकेनिज्म था इसमें तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन था, लेकिन जो अभी हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एल्कीन के साथ। तो कैटलिस्ट क्या करता है, दोनों रिएक्टेंट्स को अपने साथ अटैच करता है। रिएक्टेंट 1 जो क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको भी उसने अपने साथ अटैच कर लिया, और दूसरा क्या है रिएक्टेंट 2 जो अल्कीन है, उसको भी इसने अपने साथ अटैच कर लिया। सो दोनों रिएक्टेंट जो है वो अटैच हो गए यहाँ पे आके, इसके साथ कैटलिस्ट के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी और अल्कीन भी। तो जब दोनों अटैच हुए उसके बाद क्या हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड की इंसर्शन हो गई बिटवीन मेटल एंड कार्बन बॉन्ड, जो मेटल और इथिलीन का बॉन्ड बना हुआ है उसके दरमियान इंसर्शन हो गई मेटल कार्बोनाइल की। और जब इंसर्शन हुई तो क्या बन गया, मेटल एसाइल इंटरमीडिएट, और मेटल एसाइल इंटरमीडिएट के ऊपर क्या न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। अच्छा जी, अब ये जो मैकेनिज्म 2 है ये किस बेस पे डिस्कस कर रहे हैं इसको, मैकेनिज्म 2 को, कि इस मैकेनिज्म 2 में क्या है कि जो हम कहते हैं कि ये मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी अटैच है, और मेटल के साथ यहाँ पे ही क्या अटैच है आपके पास, मेटल अल्कीन। तो उस मेटल अल्कीन में क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसको लिख भी दूं साथ यहाँ पे, सिर्फ के यहाँ पे क्या है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये चीज भी आपकी यहाँ पे क्या है इसके साथ अटैच है। हाँ जी, ये मेटल है आपका, मेटल कार्बोनाइल भी अटैच है और मेटल के साथ अल्कीन भी अटैच है। तो देन क्या हुआ कि ये जो कार्बोनाइल था उसकी इंसर्शन हो गई आपकी इनटू मेटल एंड कार्बन बॉन्ड। सो इसको अगर हम दूसरी चीज यहाँ से लें तो क्या हुआ कि इस कार्बोनाइल की इंसर्शन हो गई उसकी मेटल कार्बोनाइल मेटल कार्बन बॉन्ड के दरमियान। ये जो मैकेनिज्म 1 हम स्टडी करके आए हैं। और देन इसके ऊपर क्या हुआ जी, आपका यहाँ पे क्या था, एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिख लें जी, वाटर लिख लेते हैं। वाटर का न्यूक्लियोफाइल है, उस न्यूक्लियोफाइल के ने अटैक कर दिया इस मेटल एसाइल इंटरमीडिएट जो आपके पास बना, और हमें क्या मिल गया, फाइनल प्रोडक्ट। ये तो मैकेनिज्म 1 का सिचुएशन थी। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैकेनिज्म 2 में क्या डिफरेंस है कि मैकेनिज्म 2 में क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो था वो उसका अटैक अभी यहाँ पे नहीं हुआ, बल्कि क्या है कि अच्छा जी, सो ये मेटल कार्बन कार्बोनाइल का बॉन्ड भी बना हुआ है और मेटल अल्कीन का बॉन्ड भी बना हुआ है। सो जो आपका न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पे वाटर H2O या कोई भी न्यूक्लियोफाइल आपका है, उसने क्या किया है कि वो उसने बॉन्ड को बनने, कार्बोनाइल को इंसर्ट ही नहीं होने दिया बिटवीन मेटल एंड कार्बन बॉन्ड, बल्कि इंसर्शन से पहले ही क्या किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। न्यूक्लियोफाइल की जो ऑक्सीजन है उसने अटैक किया ऑन ऑन मेटल कार्बोनाइल। सो न्यूक्लियोफाइल की जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन वाटर में, उसने अटैक ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसने अटैक कर दिया ऑन दी मेटल कार्बोनाइल। सो यहाँ से क्या हुआ कि आपका मैकेनिज्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैकेनिज्म 2। और देन ये जो मेटल कार्बोनाइल है इसकी आगे फर्दर जो रिएक्शन को प्रोसीड किया जाएगा। सो ये डिफरेंस है बिटवीन द टू मैकेनिज्म, कि एक मैकेनिज्म में क्या है कि इंसर्शन ऑफ कार्बोनाइल पहले हो रही है मेटल कार्बन बॉन्ड के दरमियान, और नंबर 2 के ऊपर उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक आ रहा है।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंसर्शन से पहले ही न्यूक्लियोफाइल, चूंकि सिस्टम में मौजूद है न्यूक्लियोफाइल हमने ऐड किए हुए हैं रेक्टेंट के तौर पे, तो वो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल को इंसर्ट नहीं होने देता, बल्कि इंसर्शन से पहले ही मेटल कार्बन के बॉन्ड के ऊपर, मेटल कार्बोनाइल के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये एक नई तरह का मैकेनिज्म है, बेसिकली उसी की ही एक जो है वो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह भी रिएक्शन हो सकता है। चलें जी, अब आते हैं कि हमने जो उसके ऊपर थे, जहाँ पे मैकेनिज्म 2 के ऊपर थे, इसको यहाँ पे हम डिटेल से देखते हैं जो हम डिस्कशन करके हैं कि मैकेनिज्म 2 में क्या है जी आपका। अच्छा जी, सो मैकेनिज्म 2 में क्या है कि although attack on the acyl metal species by nucleophile is generally postulated, जैसे हम पिछली फिगर में देख के आए हैं, अगर मैं आपके सामने डिस्प्ले करूं तो हाँ जी, पहले में मैकेनिज्म में हमने क्या कहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन दी मेटल एसाइल स्पीशीज, मेटल एसाइल इंटरमीडिएट। लेकिन अब मैकेनिज्म 2 में क्या है, इसी को देखें, although attack on acyl metal species by nucleophile is generally postulated, an alternative route may exist, जो भी हम डिस्कस करके आए हैं कि उसके अलावा दूसरा रूट भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। वो क्या है कि अटैक ऑन कार्बोनाइल लिगेंड अटैच टू अ ट्रांजिशन मेटल बाय वाटर, के अटैक होता है कार्बोनाइल लिगेंड के ऊपर, जो लिगेंड क्या है अटैच्ड है किसके साथ, ट्रांजिशन मेटल के साथ। और अटैक कौन करता है, अटैक होता है जी वाटर के थ्रू, अल्कोहल या अमीन। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो है। तो ये अगर अटैक करते हैं मेटल कार्बोनाइल के ऊपर, तो इट कैन आल्सो यील्ड अडॉक्सी कार्बोनाइलेशन, अल्कोक्सी कार्बोनाइलेशन और कार्बामाइल। ये टर्मिनोलॉजी है अमाइड के लिए, कार्बामाइल स्पीशीज अकॉर्डिंग टू फिगर 5 जो अगली स्लाइड पे आएगी। तो ये जो बेसिक चीज क्या है कि इंसर्शन से पहले ही वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देते हैं ऑन मेटल कार्बोनाइल लिगेंड। तो ये चीज है जी कि मेटल कार्बोनाइल जो हम ऑलरेडी देख के आए हैं कि कार्बोनाइल अटैच हुआ है मेटल के साथ, तो उसके ऊपर वाटर ने अगर अटैक किया तो MCOOH स्पीशी बन गई, अगर अल्कोहल ने अटैक किया तो MC डबल बॉन्ड O R स्पीशी बन गई। तो अच्छा, अब इसी तरह अमीन ने अटैक किया तो ये स्पीशी प्लस क्या हो गया, H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो गए। तो ये जो अल्टरनेटिव रूट फॉर दी रैपिड प्रोसेस जो है वो मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ पे अब ये हमारा ये इंटरमीडिएट है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है हमारी। फाइनल प्रोडक्ट कब आएगी कि ये जो इंटरमीडिएट है वो फर्दर रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी कि यहाँ पे M की जगह पे क्या चीज अटैच है कि M की जगह पे जी यहाँ पे अटैच है R ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड OH, इस एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे M की जगह पे अल्काइल ग्रुप अटैच है तो ईस्टर बन जाएगा। सो यहाँ पे अगर अल्काइल अटैच है तो इमाइड। सो मेरी फाइनल प्रोडक्ट या कार्बोक्सिलिक एसिड होगी या ईस्टर होगी या इमाइड होगी। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है। तो अब क्या होगा, जब पहले स्टेप में ये इंटरमीडिएट बने क्या कि कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, मेटल कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफाइल। अब ये देखें ना, न्यूक्लियोफाइल H2O, तो इसके ऊपर जो लोन पेयर हैं, उन लोन पेयर ने उसके ऊपर अटैक किया। अगर हम इसको ड्रा करके देखें तो ये जो लोन पेयर थे इसके ऊपर, हाँ जी, वाटर की ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर थे उन्होंने अटैक कर दिया किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो जब इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो क्या हुआ, MC डबल बॉन्ड O और ये OH2 पॉजिटिव और देन -H पॉजिटिव के बाद क्या बन गया आपके पास, MC डबल बॉन्ड OH। तो ये जी आपका मैकेनिज्म था कि इसमें हम न्यूक्लियोफाइल ने अटैक जो है वो पहले कर दिया और इंसर्शन जो है वो होने ही नहीं दी। सो देन अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट आपके बने हैं ये इंटरमीडिएट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ। तो ये जो इंटरमीडिएट स्पीशीज जो हैं वो हैविंग मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड में रिएक्ट विद द अल्काइल ग्रुप टू रिडक्टिवली eliminate the carboxylic acid, ester और एमाइड। डिपेंड कर रहा है कि कौन सी न्यूक्लियोफाइल अटैक करा किया और कौन सा इंटरमीडिएट है। सो पहले ये जो इंटरमीडिएट है वो अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके आपको आपका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और एमाइड।
So it is also possible that olefins are alkynes insert into metal carbon sigma bond of species shown in figure 5. अच्छा, एक तो ये हुआ कि हमने कहा कि ये जो स्पीशीज हैं ये वाली ये रिएक्ट करती हैं किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो स्पीशीज हैं जो अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करती हैं वो अल्काइल ग्रुप की जगह पे अगर कोई और है, अल्कीन है, ओलिफिन है या अल्काइन है, तो वो जो स्पीशी है वो उसके साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं। यानी कि अल्कीन और बेसिकली ये क्या है, इनमें मेटल कार्बन बॉन्ड है ना, मेटल और कार्बन बॉन्ड, और हम देख के आए हैं मेटल कार्बन बॉन्ड के दरमियान इंसर्शन हो सकती है किसकी, अल्कीन की। पिछले रिएक्शन में हमने यही देखा, इंसर्शन ऑफ अल्कीन बिटवीन मेटल एंड कार्बन बॉन्ड, इंसर्शन ऑफ अल्काइन भी इंसर्ट हो सकती है बिटवीन मेटल एंड कार्बन बॉन्ड। सो अब बेसिकली रिवर्स ऑर्डर हो रहा है। पहले क्या था, पिछले मैकेनिज्म में पहले इंसर्शन हो रही थी और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था। अब क्या है कि पहले अटैक हो रहा है और बाद में जो है वो इंसर्शन हो रही है। सो ये दूसरा एस्पेक्ट जो है, इट इज आल्सो पॉसिबल दैट olefins आर अल्काइन इंसर्ट इनटू मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड ऑफ स्पीशीज शोन इन फिगर 5 जो हम देख के आए हैं, एंड देन द रिजल्टेंट अल्काइल और अल्किनाइल complex is trapped by a proton to release the product। वो जो अल्काइल या अल्किनाइल कम्प्लेक्स बनता है कि अगर अल्कीन होगी तो अल्काइल कम्प्लेक्स बनेगा, अगर अल्काइन है तो अल्किनाइल कम्प्लेक्स बनेगा। इस ट्रैप्ड बाय प्रोटॉन, वो जो प्रोटॉन को ट्रैप करेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट रिलीज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी, दो मैकेनिज्म हमने स्टडी किए, तो ज्यादा फेवरेबल कौन सा है, या क्या दोनों साइड बाय साइड चलते हैं या कोई एक है। तो इस सिलसिले में क्या है कि इट इज येट टू बी डिटरमिन्ड, कि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि वेदर दीज ऑक्सो कार्बोनाइलेशन रिएक्शन प्रोसीड बाय मैकेनिज्म 2 या मैकेनिज्म 1। मैकेनिज्म 2 में क्या है, इन्वॉल्विंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड कार्बोनाइल लिगेंड जो मेटल के साथ अटैच है, आर बाय कन्वेंशनल मैकेनिज्म 1 जिसमें क्या है, इन्वॉल्विंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एसाइल मेटल स्पीशीज। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होते हैं। दो स्पेकुलेशन हैं कि ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो इट इज आल्सो पॉसिबल दैट रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड ऑन मेटल लिगेंड एंड न्यूक्लियोफाइल। ये भी हो सकता है कि दोनों होते हों, लेकिन वो मेटल की नेचर, लिगेंड की नेचर या न्यूक्लियोफाइल की नेचर डिटरमिन करे। और अगर आपके पास मेटल का कैटलिस्ट, आप रोडियम का यूज कर रहे हैं, तो उसका मैकेनिज्म 1 हो, सपोज है, सपोजिशन है। अगर कैटलिस्ट आप कोबाल्ट का या निकल का यूज कर रहे हैं तो मैकेनिज्म 2 हो। लिगेंड जो है वो अगर आप जो यूज हो रहे हैं उसके ऊपर मेटल कम्प्लेक्स के ऊपर है तो उसका भी, उसकी वजह से भी इफेक्ट हो सकता है। या न्यूक्लियोफाइल की नेचर, कि अगर न्यूक्लियोफाइल वाटर है तो मैकेनिज्म 1 हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल है तो मैकेनिज्म 2 हो सकता है। तो वेरिएशन ऑफ दी रैपे प्रोसेस, एक जो है इसमें हम देखेंगे कि वेरिएशन क्या है उसकी रैपे प्रोसेस की। कि देख के आए हैं हमें कि रैपे प्रोसेस से हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और एमाइड सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसके अलावा क्या चीज बन सकती है, वेरिएशन क्या है, हमने देखा कि इथिलीन यूज करने से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, इथिलीन यूज करने से हमें ईस्टर मिला। लेकिन अगर हम इथिलीन की जगह पे एसिटिलीन यूज करते हैं तो वही रिएक्शन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ट्रांजिशन मेटल का कैटलिस्ट है। तो फिर जो हाइड्रोक्सी कार्बोनाइलेशन एंड alkoxy carbonylation catalyzed by nickel carbonyl provide acrylic acid and its esters as shown in following reaction। में हम देखेंगे कि ये भी प्रोडक्ट हमें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जी, एसिटिलीन का रिएक्शन वही कार्बन मोनोऑक्साइड और न्यूक्लियोफाइल क्या है, वाटर है, कैटलिस्ट कौन सा है, निकल टेट्रा कार्बोनाइल। तो क्या हुआ, अब चूंकि तीन बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड था, तो एक बॉन्ड क्या इन्वॉल्व हो गया इन द फॉर्मेशन ऑफ इंसर्शन या अटैचमेंट विद कार्बोनाइल, और बाकी इथिलीन में चूंकि दो बॉन्ड थे तो पीछे एक रह गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन इथिलीन में तीन बॉन्ड हैं तो अब दो बॉन्ड जो हैं वो अनसैचुरेटेड इसको रखेंगे, इसकी नेचर होगी। तो इसको क्या नाम देते हैं, एक्रिलिक, एक्रिलिक एसिड। इसी तरह अगर न्यूक्लियोफाइल, अगर आप अल्काइन का रिएक्शन कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करवाते हैं और न्यूक्लियोफाइल वाटर की जगह पे अल्कोहल यूज करते हैं तो एक्रिलिक एस्टर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये एक वेरिएशन है ऑफ रैपे प्रोसेस की। सो मैन्युफैक्चर ऑफ एक्रिलिक एसिड एंड एक्रिलेट्स हैव बीन कमर्शियलाइज्ड। ये प्रोसेस इंडस्ट्री, कमर्शियलाइज का मतलब क्या है
के ये प्रोसेस हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिससे प्रोडक्ट्स बन रही हैं, मार्केट्स के अंदर आ रही हैं। तो हैव बीन कमर्शियलाइज्ड यूजिंग द प्रोसेसेस एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्ल्डवाइड इज एस्टिमेटेड टू बी 350,000 टन्स पर ईयर। कि इस मेथड से जो एक्रिलिक एसिड बन रहे हैं, इस मेथड से जो एक्रिलेट्स बन रहे हैं, उनकी जो अगर हम एस्टिमेशन करें कि एक ईयर के अंदर 350,000 टन्स जो है वर्ल्ड वाइड वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये अगेन एक तरह की अप्लाइड साइड में आ गया कि ये कार्बोनाइलेशन या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हम कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेचुरली अकरिंग सोर्स, इजीली अवेलेबल फीड स्टॉक है। हमने देखा पहले हमने हाइड्रोकार्बन सिंथेसाइज किए, देन हमने एल्डिहाइड सिंथेसाइज किए, देन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और देन एक्रिलिक एसिड और एक्रिलेट्स। सो मल्टीपल जो है इनकी फर्दर डेरिवेशन की जा सकती है। सो बेसिक जो है वो सिंपल सा इजीली अवेलेबल जो है वो रॉ मटेरियल है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो अच्छा जी, सो ये था जी आपका जो कार्बोनाइलेशन रिएक्शन और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म रैपिड प्रोसेसेस थे। तो नेक्स्ट जी इसी तरह का है कॉश रिएक्शन। कॉश रिएक्शन क्या है? अनदर रूट ऑफ कार्बोनाइलेशन ऑफ ओलिफिन्स। कार्बोनाइलेशन ऑफ ओलिफिन जो हम पहले डिस्कस करके हैं, ऑक्सी कार्बोनाइलेशन, अल्कोक्सी कार्बोनाइलेशन। तो एक अदर रूट जो है वो ओलिफिन की कार्बोनाइलेशन का, वो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही होती है, लेकिन उससे जो है वो मैकेनिज्म थोड़ा या रिएजेंट्स थोड़े डिफरेंट हैं कि ये रूट है, इससे कॉपर कैटलाइज्ड है हाइड्रोक्सी कार्बोनाइलेशन, और ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कॉश रिएक्शन एंड इज सूटेबल फॉर मेकिंग अ हाईली ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। पीछे जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड देखे हैं वो लीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड थे, लेकिन अगर कहीं पे ब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी हो तो उसके लिए कॉश रिएक्शन जो है वो यूज किया जा सकता है। दिस रिएक्शन इज नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। इसका कंप्लीट जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसका किस मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसीड करता है, बट इट इज बिलीव्ड दैट ए कार्बोनियम आइन में बी फॉर्म फर्स्ट, के क्योंकि एसिड है तो अल्कीन है, तो एसिड क्या करते हैं वो अल्कीन के साथ मिल के सबसे पहले क्या बनाते हैं, कार्बोनियम आइन। जो वो कार्बोनियम आइन जो है विच इज ट्रैप्ड बाय कार्बोनाइल इन अ रिएक्शन, जो इसको मीडिएट किया होता है कॉपर 1 कंपाउंड जो है CuCO3, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो विच के, और ये जो कंपाउंड है वो ओनली एग्जिस्ट कर सकता है इन दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मैकेनिज्म है कि आइन बना या बाय फ्रैक्शन ऑफ इसमें कार्बन की, और इसके ऊपर वाटर में अटैक होने लेकर ये क्या है, ब्रांच है। सो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड दैट अदरवाइज नॉट एक्सेसिबल, कैसे हम वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं जो किसी और मेथड से बनाना पॉसिबल नहीं है। So of the particular interest is the normal pressure synthesis of glycolic acid and its esters from carbonyl and formaldehyde. So अगर हम देखें तो ये इस मेथड से हम यूज कर सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन अंडर दीज कंडीशन, सो इट प्रोड्यूस दिस इंटरमीडिएट, और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अगर वाटर अटैक करेगा तो ग्लाइकोलिक एसिड, और अगर अल्कोहल अटैक करेगा तो ग्लाइकोलेट, उसका जो है वो ईस्टर जो है, करस्पॉन्डिंग ईस्टर जो है इसका ग्लाइकोलिक एसिड का। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर कार्बोनाइलेशन रिएक्शन।